हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट फार्मूला में एंड इसके बेस्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड मैप। इसका हम माइंड मैप बनाना आपको सिखाएंगे एंड देन फिर उसके इम्पोर्टेंट फार्मूला भी डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बेस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, कम से कम हर एक फार्मूला पे दो या तीन क्वेश्चंस मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, और उन सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है। और जितने भी फार्मूला होंगे, माइंड मैप होंगे, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको सारे कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में या फिर जो भी प्रॉब्लम हो बनाने में आपको हेल्प मिले। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि एंड बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगर अगली वीडियो जब मैं लेकर के आऊँ तो वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे सारे चैप्टर को याद रखेंगे। पूरा इतनी सारे जो चीज़ें जो फिजिक्स में दे रखी हुई हैं उनको याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसे आपको एक प्रॉपर वे में इसको याद करना होगा, अदरवाइज आप इसे याद नहीं रख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें याद रखना और उसके फॉर्मूले याद रखना और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका याद रखना, इसे हम बहुत ही इजी बनाने का कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैं आपको माइंड में बनाना सिखाता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए मैं सबसे पहले इस पर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से सारे कुछ जो भी जितने टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। मैंने टोटल टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। तो इतने सारी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा और इसके सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसके सारे प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स वो भी हम लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जिसकी इतने थ्योरीज हैं वो। तो मैं यहाँ पे जो सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं सिर्फ फार्मूला डिस्कस करूँगा और उसके बेस्ड प्रॉब्लम को लेकर के आऊँगा। ओके, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये माइंड मैप आपके दिमाग में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन होगा। आप एक का फॉर्मूला किसी दूसरे में पुट कर देंगे और दूसरे का कहीं और पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, और सबसे पहले आप इसको कैसे याद करेंगे इसको, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो माइंड मैप मैंने तैयार किया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं क्लास 12th में, ओके, तो उसको सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ओके, कुछ टॉपिक्स हैं जो भी हटा दिया गया है सिलेबस से, मैंने यहाँ पे उसे भी कवर किया हुआ ताकि आपके नीट के एग्जाम में या फिर जेई के एग्जाम में को बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए और जेई के प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट क्या हुआ, माइंड मैप में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट सीक्वेंस में हम सारी चीज़ों को अगर याद रखते हैं तो क्या हमारे दिमाग में एक फाइल तैयार हो जाएगा और सारे जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो एक सीक्वेंस में याद रहेगा। इससे हमें कोई भी फॉर्मूला को याद करने में और क्या कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से है ये याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, फर्स्ट टाइम आपको ये काफ़ी टफ लग सकता है, लेकिन आप अगर इसके हैबिचुएट हो जाएंगे तो आपके सारे चैप्टर्स को किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही आसान बना देगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी चैप्टर का आप सबसे पहले माइंड मैप तैयार कीजिए। ओके, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको याद करने के लिए। ओके, सो नाउ तो थर्ड पॉइंट क्या है, बायट्स-सावर्त लॉ। ओके, हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसके फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, बायट्स-सावर्त लॉ और इसके स्पेशल केसेस एंड इसके बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, बायट्स-सावर्त लॉ का ही ये इसका एक आप कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है। ये भी लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर है, उसमें एक किसी भी पॉइंट पे या उसके किसी भी अराउंड कोई भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम क्या है, बायट्स-सावर्त लॉ का यूज है, उसी को यूज करेंगे। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है। बायट्स-सावर्त लॉ क्या है, ये किसी भी तरह का जो कंडक्टर है, ओके, किसी भी तरह का कंडक्टर होगा वो किसी फॉर्म में हो सकता है। तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा उसे फाइंड आउट करते हैं कैसे, बायट्स-सावर्त लॉ। इसका एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड टू द लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। ओके, इसके कुछ स्पेशल केसेस होंगे उसको देखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बायट्स-सावर्त लॉ ने बताया
कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखेंगे एंड इसके बेस्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे। हमारा विशेष फोकस उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में होगा कि कैसे हम इजीली उस प्रॉब्लम को अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये कोई सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इसके एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसके बेस जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उसके हम लोग सारा देखेंगे। ओके, और उसके सॉल्व करेंगे। तो इसके बेस स्पेशल केसेस एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। ओके, सेवंथ नंबर में क्या है मेरा, एम्पियर सर्किटल लॉ। जो एम्पियर सर्किटल लॉ भी बिल्कुल सेम ही है जो बायट-सावर्त लॉ है। ये बायट-सावर्त लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता है। ओके, एंड एम्पियर सर्किटल लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता है। दोनों एक अलग अलग मेथड है बट सेम पॉइंट को वो लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, हम ये क्या है, थोड़ा लेंथी मेथड होगा बट एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम बहुत ही इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसी भी करंट के उसके चारों तरफ कितने भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। ओके, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन होगा अ स्टेट कंडक्टर। सेम जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बट हियर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इजी। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट द स्टेट कंडक्टर में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, एंड स्टेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो तीनों का एप्लीकेशन होगा किसका होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड फिर इन तीनों का जो भी बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे ओके उसको सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक चार्ज है, चाहे प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन, चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसमें हम लोग देखेंगे लॉरेंज फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों होंगे तो उसमें कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। ओके, और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। फिर है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ही है इस। ओके, तो मोशन जो होगा, अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स होगा और किस ढंग से वो मूव करेगा उसमें। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, फिर उसके क्या होंगे, उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इनके सारे को मैं क्या करने वाला हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट क्या है, 11 साइक्लोट्रॉन। ये शायद आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। ओके, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे, साइक्लोट्रॉन और उसके बेस्ट प्रॉब्लम्स। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 12th क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके रखे हुए हैं और अगर वो मोशन में है तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर, दो पैरेलल कैरिंग कंडक्टर हैं उस पर कितना फोर्स लगेगा। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे अब इसकी जो भी वीडियो बनेंगे वो ताकि इजीली आपको पहुंच जाए। ओके, इसके प्रॉब्लम देखेंगे। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी कॉइल है वो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सारे प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो कन्वर्सेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर एंड इट्स प्रॉब्लम। गैल्वेनोमीटर जिसे हम करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो उस गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड उस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके सारे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेरा मेन जो फोकस होगा इसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओके, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा सारे, ताकि आपके नीट में, जेई में और आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो। ओके, तो एक पार्ट बाय पार्ट हम इन सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहले मैं एक पार्ट को यहाँ पे डील करूँगा। टॉपिक्स होंगे वो काफ़ी लेंदी होगा, इसलिए मैं डिफरेंट वीडियो में इसको कवर करूँगा और ये सारे के सारे वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोबारा मैं लिखूँगा और उसके सारे प्रॉब्लम्स उसके बेस्ड देखेंगे कि कैसे हम उस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। ओके, और कैसे हम उस फॉर्मूले का
किसी भी प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। ओके, ताकि किसी भी कोई भी फॉर्मूला को किसी एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में दूसरे क्वेश्चन में यूज़ ना करें। ओके, तो चलिए देखते हैं। okay, सबसे पहले इसका क्या करेंगे आप, जो माइंड मैप है इसका सबसे पहले आप इसको शॉर्ट नोट डाउन करेंगे कॉपी में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में लिखेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से कोई बताएगा आपको, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ से हमें पता चलने वाला है। इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया माइंड मैप। ओके, जो मैंने वो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स थे जिसे मैंने पूरा बोर्ड में लिखा, बहुत मुश्किल से मैं लिख पाया था। ओके, सो नाउ मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। ओके, इस सीरीज़ में तो फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी जो मेन पॉइंट है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। ओके, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड और its influence can be experienced is called its magnetic field. Okay, if any magnet is there, कोई एक मैग्नेट है। ओके, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल एंड ये है आपका साउथ पोल। ओके, इस मैग्नेट के अराउंड कोई भी अनदर मैग्नेट लेके आएंगे या फिर कोई मैग्नेटिक बॉडीज लेके आते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल लेके आएंगे, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अगर कोई भी चीज़ को लेके आते हैं, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो अट्रैक्ट होता है, तो हम लोग बोलेंगे उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड का तो आप जानते ही हैं कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाएंगी। ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर इस यहाँ पे अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल अगर लेके आते हैं, ये आयरन पीस है, आयरन पीस। ओके, आयरन पीस, अगर ये आयरन पीस अगर यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो जिस रीजन में वो कर रहा है, जो भी स्पेस, वो स्पेस हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रीजन है जहाँ पे ये अपना एक फोर्स, जहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई दूसरा मटेरियल अगर वहाँ पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम लोग उसका उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ओके, इस मैग्नेट का ये क्या है, आपका नॉर्थ पोल एंड ये है आपका साउथ पोल। ओके, तो दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक्ट एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emit and at the south pole magnetic field lines end. Okay, and inside the magnetic field lines move from south pole to the north pole. अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हैं मैग्नेट के अंदर, एंड मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल टू, मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है। ये से आप नोट डाउन करेंगे। ओके, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया हुआ है। नेक्स्ट इसके अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। ओके, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity. So it is denoted by B vector. Okay. इसके यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो ये है समथिंग, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फील्ड के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, okay, now student, let's see Oersted experiment, what is it? So I have prepared these pictures first. Okay, ताकि थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने पहले इसको प्रिपेयर कर लिया है। ओके, इसमें ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है, सबसे पहले इस ऑयस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसने देखा कि जब कोई करंट किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव करता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है कि एक सर्किट बनाया हुआ है। ओके, और कनेक्टिंग थ्रू द कंडक्टर्स। ओके, वन सेल इज कनेक्टेड एंड एक मैग्नेटिक नीडल लिया हुआ है मैंने,
तो इस सर्किट को मैंने एक निडल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, फर्स्ट ये मैग्नेटिक निडल है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो इसके ऊपर से वायर जा रही होती है। ठीक है, तो वायर इज हेल्ड अबव द निडल एंड द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। देन द मैग्नेटिक निडल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड इट विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट। ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है। ओके, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। When we change the polarity of the circuit, तो ये ईस्ट के साइड मूव करती है। ओके, अगर करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ करते हैं तो मैग्नेटिक निडल ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। मैंने ये डायरेक्शन सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, ये राइट साइड आपका ईस्ट है, लेफ्ट वेस्ट, अप नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी डाउन साइड साउथ है। ओके, तो इस डायरेक्शन में अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मैंने इस तरह से निडल को रखा हुआ है। ओके, क्योंकि हम पता है कि किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करता है। ओके, वो अलाइन कर लेगा। तो जैसे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ टू साउथ अगर करंट फ्लो करता है अबव द निडल के ऊपर में करंट, ओके, नॉर्थ टू साउथ अगर इस डायरेक्शन में करंट आ रही है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। वो ईस्ट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, नाउ द सेम सिचुएशन आई एम टेकिंग अगेन। वायर को मैंने क्या लिया हुआ है, ऊपर, सॉरी नीचे। वायर क्या है, नीचे। वायर इज हेल्ड बिलो द निडल एंड करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, करंट किधर जा रही है, सेम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इस टाइम में मैंने क्या लिया हुआ है, जो वायर है वो नीचे है। ओके, और निडल ऊपर है। तब क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये जो निडल है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। पहले किधर कर रही थी, अगर निडल को मैंने नीचे रखा हुआ था, वायर ऊपर से जा रही थी, तो उस समय ये मैग्नेटिक निडल वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये साउथ सॉरी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्थ केस जब मैंने लिया हुआ है, इस केस में मैंने निडल को ऊपर रखा हुआ वायर के। ओके, वायर के ऊपर में निडल रखा हुआ है और ये करंट नॉर्थ टू साउथ अगर मूव कर रही है, करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। ओके, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। वायर इज हेल्ड बिलो द निडल, बिलो वायर बिलो द निडल है, मींस निडल ऊपर रखा हुआ है एंड करंट फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, तो वेस्ट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज very clearly that the current carrying conductor behave like a magnet. Okay, so see एक experiment से, but Oersted could not explain about what magnetic field is there. कितना magnetic field होगा वो नहीं बताया। तो दो साइंटिस्ट आए यहाँ पे, बायट एंड सेवार्ड। ओके, उन्होंने इसके मैग्नेटिक फील्ड को बताया कि अगर कोई भी करंट, अगर आई अमाउंट ऑफ करंट किसी भी कंडक्टर में मूव कर रही है, इसमें अगर करंट कितनी है, आई है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो नेक्स्ट हम लोग बायट-सेवार्ड लॉ में कैलकुलेट करेंगे। हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, ओके, अराउंड द कंडक्टर। ओके, सो नाउ जस्ट दिस एक्सपेरिमेंट्स ओनली एक्सप्लेन दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर behave like a magnet. So now I have written this experiment shows that current carrying conductor behave like a magnet. Okay, so now student screen, you can take a screenshot of this screen and you can note down in your note. Okay, it is very informative and it will help to make a short notes. Okay, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, but whole things I have tried to explain. Now student, come to the third topic, that is the Biot-Savart law. So first topic we have completed, second Oersted experiment is also completed, third one is Biot-Savart law. Now we are going to discuss. Okay, so Biot-Savart law, इसका whole जो भी चीज़ें हैं मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट नोट्स तैयार करना है. Okay, so what is the statement of Biot-Savart law? Okay, according to the Biot-Savart law, so magnetic field, okay, of see here एक current carrying conductor है. Okay, so this is a current carrying conductor. Okay, so how much current is flowing through it? So I amount of current flowing through it. एक कोई जनरल मैंने कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया किसी भी 7 साइज का. ओके, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है अप डाउन टू अप इस डायरेक्शन में. ओके, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड हियर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अराउंड वो नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो बायट एंड सेवर्ट ने बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसने कैलकुलेट किया कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर। तो मैंने यहाँ पे करंट स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्योंकि इतने बड़े कंडक्टर में कितना यहाँ पे होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट कंसीडर करेंगे, दैट इज द dl। ओके और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ओके एट पॉइंट P, उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। दिस इज द रेडी पोजिशन वेक्टर r, क्या है पोजिशन वेक्टर r। सो हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब हम लोगों ने पूरा वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट dl है, इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, dB है। तो अकॉर्डिंग टू द बायट-सवार्ट लॉ, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड dB। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे शॉर्टली, सो मैग्नेटिक फील्ड dB एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ओके सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस dl, इस dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके सो दिस इज यू कैन से द करंट एलिमेंट, अगर करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा ये idl। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू idl, दैट इज करंट एलिमेंट। एंड अगेन magnetic field is directly proportional to the sign of angle between this current element and position vector। ये करंट एलिमेंट है, इसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में अप, और ये रेडियस पोजीशन वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। कितना एंगल है यहाँ पे, थीटा। सो साइन ऑफ एंगल थीटा, यस। एंड this magnetic field is directly inversely proportional to the square of distance between them, this current element and the magnetic field from at which point you want to calculate। okay जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ का जो पोजीशन वेक्टर जो भी ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेरी सिमिलर टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके एंड कूलॉम्स लॉ। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। देन dV, ये मैंने वेक्टर का साइन यहाँ पे दे रखा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके लेटर ऑन वी विल सी वेक्टर क्वांटिटी, हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज, मैं सारे को कंबाइन कर रहा हूँ एक साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, idl साइन थीटा एंड r स्क्वायर। ओके नाउ दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या डालते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ओके सो दिस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके ये कांस्टेंट होता है, दैट इज idl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका है फॉर्मूला ऑफ बायट-सवार्ट लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, you have to remember this one। okay dB that is the magnetic field due to the small element only, okay not the whole wire। ये whole wire के कारण से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया हुआ है, ओके dl, इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैंने कंसीडर किया हुआ है छोटा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डिनोटेड बाय dB। ओके dB से डिनोट किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl साइन थीटा r स्क्वायर। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, वेयर mu naught upon 4 pi। okay so this is your proportionality constant। क्या है ये proportionality constant, proportionality constant, and the value of the mu naught upon 4 pi, okay that is equal to 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। okay ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 10 to the power 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट क्या है ये? परमिएबिलिटी। क्या है ये? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम।
and its value is mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर मीडियम अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये इसका जो म्यू का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो चेंज कर जाएगा। ये जो म्यू का वैल्यू जो लिखा हुआ है वो इन एयर मीडियम लिखा हुआ है। और वैक्यूम, ओके, वैक्यूम में अगर कोई भी दो पोल्स वैक्यूम में अगर इस वायर को रखा हुआ है हमने, ओके, या फिर एयर में रखा हुआ है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी होगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा आर स्क्वायर। नाउ इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट्स सी हियर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, ओके, साइन थीटा। आर में ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और आर में नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे आर क्यूब। ओके, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर। क्या ये फॉर्मूला हमारा इस ढंग से लिख रहा है, क्या इस ढंग से दिख रहा है क्या, ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, क्या इस ढंग से दिख रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, दैट इज दिस वन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर एंड म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर 4 पाई अपॉन आर क्यूब। ओके, इसका अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह से डी एल अपॉन आर, डी एल अपॉन आर, डी एल ये मेरा डी एल है, इसको मैं इस तरह से अगर मूव करूँगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ओके, और आर क्रॉस डी एल करेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन अगर हम लिखना चाहें हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को, ये डी एल क्रॉस आर है ना, इनसाइड है, क्रॉस का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो भी फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पे ड्राइव किया है आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल केसेस ऑफ दिस फॉर्मूला। Now some special cases. So first one, case 1, if थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर यहाँ पे मैं थीटा 0 डिग्री लेता हूँ तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर क्यूब। ओके, ये क्या होगा आपका, 0 होगा। ओके, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। इट मीन्स डैट अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर वायर पे ही, अगर इसी डायरेक्शन में अगर यहाँ वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। ओके, क्योंकि आर का वैल्यू कहाँ पे लेंगे हम लोग, पी पॉइंट को कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे। तो आर का भी जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सेम होगा अलोंग द डीएल, दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 0। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, 0। ओके, ध्यान देंगे इसमें। थर्ड वन, सेकेंड वन, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, देन साइन 90 इक्वल टू कितना है, 1, देन डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, मैक्सिमम होगा ये। ओके, दैट इज इक्वल टू आर क्यूब। सो इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें कितना देगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर फाइंड आउट करते हैं, ये वेक्टर आर हो जाता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
maximum magnetic field we will find out. Okay, magnetic field will be maximum at magnetic field will be maximum position vector from 90 degree or position vector perpendicular to the current element. So now I think आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे इस बायट-सावर्ट लॉ को बताया, कुछ स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस किया. सो व्हाट इज द बायट-सावर्ट लॉ? आई एम रिमाइंडिंग अगेन. सो बायट-सावर्ट लॉ इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा r टू सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा. वेट, यहाँ पे कितना होगा, आर स्क्वायर होगा. ओके, तो बायट-सावर्ट लॉ क्या है? dv इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl sin थीटा r स्क्वायर. ओके, and in vector form it will be dv is equal to mu naught upon 4 pi dl cross r upon r cube. Okay, and this cross sign giving you the direction that it will go inside. Okay, the special cases if theta is equal to 0 degree sin, then sin 0 degree equal to 0, and so it will become 0. dv is equal to 0 magnetic field. It means that magnetic field at the axis of the conductor, will be 0. Okay, if theta is equal to 90 degree, then sin 90 is equal to 1, so it will give the maximum magnetic field due to the current carrying conductor or the current element. Okay, dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl r cube. Okay, सॉरी r cube यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये आर स्क्वायर होगा. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी द मैक्सिमम द पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट. ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्यूब ना आए. अगर आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी आर आएगा. ओके, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे. जो मैंने यहाँ, सो नाउ लेट्स सी वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बायट-सावर्ट लॉ. अ वायर प्लेस्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक वायर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस्ड किया हुआ है, कैरीज करंट ऑफ 8 एम्पियर. यहाँ पे जो ये मैंने बनाया हुआ है डॉटेड लाइन से मैंने डायरेक्शन को शो किया हुआ है. एक यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर का एक वायर है. ओके, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनटू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर. 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर है. ओके, 0.2 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस. 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें उसको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना. तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर का मैंने कोई कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें जो करंट है वो कितना है, I जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर. ओके, और मैंने इसे डायरेक्शन को जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो करंट जा रही है किधर, साउथ से नॉर्थ जा रही है. ओके, 8 एम्पियर का करंट का जो डायरेक्शन किधर है, साउथ टू नॉर्थ. गेटिंग? सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द 1 centimeter piece of wire at a 0.2 centimeter from northeast direction. So point out the things. Northeast direction. This is northeast direction. That is the 45 degree angle. Okay, of north south. So यहाँ पे हमें 200 distance पे. तो given things. Okay. So given is that is current is equal to 8 ampere is given, and current element. Okay, that is DL is given. L जो लेंथ है यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो डिस्टेंस है r is greater than here, we can write here this is r is greater than dl. ये जो लेंथ है, जो एलिमेंट है, इससे क्या है, बहुत ज़्यादा है. या फिर आप जो लेंथ लेंगे, ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है. इस 1 सेंटीमीटर से ये क्या है 200 सेंटीमीटर तो 2 मीटर है, ये बहुत ही छोटा है. तो इसे हम लोग क्या इसे 1 सेंटीमीटर को एक एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं. ओके, सो R is large, so we can consider that is L equal to 1 centimeter is a small element. That is DL is equal to 1 centimeter, and you can write 0.01 meter. and जो R है
that is r equal to 200 centimeter and it is 2 meter. Okay, so how we will calculate the magnetic field here? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये मेरा कंडक्टर होता है, छोटा एलिमेंट लेते तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक वाइट-सावर्ट लॉ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाइट-सावर्ट लॉ फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं वो छोटे एलिमेंट के लिए। तो छोटा एलिमेंट तो हमें मिल गया 1 सेंटीमीटर का है। सो नाउ फ्रॉम वाइट-सावर्ट लॉ, what we know just before we have discussed what dV is equal to directly proportional को अगर रिमूव करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, एंड इट इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ पे सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करने हैं? dV, ओके, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू पुट करना है। तो ये कितना होता है भाई? 10 टू द पावर -7 इंटू आई कितना है? 8 एम्पियर, dl कितना है? 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.01, ओके, एंड साइन थीटा कितना है? साइन 45 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना है? 2 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 इंटू 2। नाउ कट दिस थिंग्स, अगर हम लोग कट करें तो कितना होगा? 4, इसको काटेंगे तो 2, ओके। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.01 एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -7, ओके, एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। यस, इधर क्लियर? सो कितना? 100, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41 इंटू ये 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10 टू द पावर -9, ओके, और कोई भी वैल्यू नहीं बच रही है, तो दैट इज इक्वल टू टेस्ला। सो दिस इज द वैल्यू एंड dB, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर। जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इसका डायरेक्शन हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 1.41 इंटू 10⁻19 टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड होगा at point P due to this current element of 1 centimeter having current 8 ampere. Yes, this one. And what should be the direction? Direction किधर होगा? हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर करंट को ऐसे पकड़ें, ये करंट का थंब इज गोइंग इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, सो दिस इज योर वायर, वी आर गोइंग टू होल्ड दिस वन इन आवर राइट हैंड, ओके, सो ऐसे पकड़ेंगे एंड दिस indicating towards the direction of the current, then this finger will give me the direction. So अगर ऐसे करके पुट करते हैं तो magnetic field is going inside, okay, यहाँ पे magnetic field क्या होगा? It's going inside, अंदर किया, towards perpendicular to the board. Direction of magnetic field towards normal to the board, inside, okay, inside, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जा रहा होगा, ओके, ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ओके, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, ओके, यू कैन टेक आउट द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर कॉपी। Now let's see, this is the second question of White-Savart law. A small current element ideal, okay, with dl is 2 millimeter. 2 millimeter I have written here, okay, 2 millimeter along z-axis. K indicate that the direction of the dl is along z-axis, okay, and current having 2 ampere is centered at the origin. ये कहाँ पे है? इस origin पे centered है, okay. Find the magnetic field dB on the following points. इन सारे पॉइंट्स पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो कहाँ पे फाइंड आउट करना? ऑन द एक्स एक्सिस एट
x is equal to 3 meter. So if I am taking this is 1 meter, 2 meter and 3 meter. So here I am taking the point P and I have to calculate the magnetic field to this current element, okay, dl, okay, and the direction is along z-axis, and this current element having the एंगल बिटवीन दिस वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर के बीच में अगर हम लोग एक्स एक्सिस के बीच में अगर देखें एंगल है कितना है 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रहा है. सो थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री. तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1. ओके, सो नाउ वी विल यूज द वाइट-सावर्ट लॉ, फॉर्मूला वाइट-सावर्ट लॉ. व्हाट इज इट फॉर ए, पहला के लिए अगर हम लोग निकालते हैं पहले फ्रॉम वाइट-सावर्ट लॉ दैट इज dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square. now इस r square को हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे x से. ओके, सो इट इज द वैल्यू ऑफ x इज गिवन दैट इज r. ओके, यहाँ पे r है दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3 मीटर. तो हम यहाँ से x से रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ विल पुट द वैल्यू mu naught upon 4 pi का वैल्यू कितना होता है 10 to the power -7. I का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर एंड dl दिया हुआ है 2 into 10 to the power -3. ओके, along k एंड sin थीटा का वैल्यू कितना होगा 1. x का वैल्यू कितना है दैट इज 3 into 3 मीटर. ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 3 3 9 into 10 to the power -3 and -7 equal to 10 to the power -10. This is equal to your Tesla dV. This is your answer. So you can write this one as 4/9. Then you can write 4.44 into 10 to the power -11 Tesla. And what is the direction? So you can find out the direction when we will put this current element in our right hand, okay, and holding this thumb will indicate the direction of the current. अगर current के direction में अगर along है, okay, along current direction है, then the finger will give. तो ये किधर जा रहा है, ये current element है, ये किधर जा रहा है y की तरफ, किधर है y की तरफ. So the current this dV, okay, ये point P है, ये dV का direction होगा किधर j के साइड में. तो j will give the direction. Okay, so this is the magnetic field along j direction. Its value is 4.44 into 10 to the minus 11 Tesla along z. Along j. That is y direction. So now from second question on the x axis at x is equal to -6 meter. तो सेम फॉर्मूला we will use. Okay, ज़्यादा कुछ हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू हमें जहाँ पे चेंज कर देनी है. That is equal to -6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 6 होगा. Okay, so now I am using this formula only and putting the value. Okay, for b put the value. चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं mu naught upon 4 pi कितनी होगी I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे 10 to the power -7. I की वैल्यू कितनी होगी 2, dl की वैल्यू कितनी होगी 2 to the 10 to the power -3 एंड ये वैल्यू कितनी है अगेन इट विल बी 90 डिग्री. कितनी होगी वैल्यू ये 90 डिग्री होगी. क्यों होगी क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग लेंगे सेकंड केस में 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 सेंटीमीटर दूर है यहाँ पे. p का वैल्यू इधर है. ओके, ये p का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिया हुआ है p 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द दिस करंट एलिमेंट. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री. यहाँ पे भी कितनी वैल्यू है 90 डिग्री और इसको होल्ड करेंगे तो करंट का जो वैल्यू मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अलोंग -y डायरेक्शन में होगी. किधर होगी -y डायरेक्शन में dv. ओके, सो नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे b के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -6. ओके, तो -6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 6 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा. सो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 3 2 3 दैट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर. ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो -10 टेस्ला. ओके, इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.11 इंटू 10 टू द पावर -11 टेस्ला along -g. ओके, डायरेक्शन में dv की वैल्यू आएगी. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को जो आंसर है वो कितना होगा dv इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10 टू द पावर -11 टेस्ला along -g डायरेक्शन. ओके, दिस इसका अपोजिट आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो along पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन के along है. अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव y के डायरेक्शन में होगा. ओके, सो नाउ थर्ड केस इज ऑन द z एक्सिस एट z इज इक्वल टू 3 मीटर. ओके, तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है. क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड केस है. प्लीज नोट डाउन इट. ओके, एंड टेक अ स्क्रीनशॉट.
इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी अगर देखेंगे जेड इक्वल टू कितना दे रखा है 3 मीटर एंड 3 मीटर। अगर यहाँ पे जेड का 3 मीटर में अगर फाइंड आउट करते हैं पी का वैल्यू पी डैश, तो इन दोनों का जो एंगल होगा दैट इज एंगल बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ओके, करंट एलिमेंट एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज along the same direction, so the angle between both will be 0. Then from White-Savart law what will be the answer, because sin 0 degree बराबर 0. So from White-Savart law dV is equal to what, mu naught upon 4 pi I dl sin 0 degree upon z square. Okay, so this will be 0. तो dV equal to कितनी होगी, वैल्यू 0. सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, dV इक्वल टू 0. ओके, नाउ आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ओके, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट डाउन इन योर नोट आल्सो. ओके, उम्मीद करता हूँ व्हाइट-सवार्ट लॉ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्टेट कैरिंग कंडक्टर. ओके, इसी की तरह है, हम लोग इसको देखते हैं.